सबसे पहले तो मैं ग्राउंड रियलिटी के पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूं और भारत देश की तरफ से भारत 24 की तरफ से, आपके पड़ोसी मुल्क की तरफ से पहले तो हमारी संवेदनाएं, नेपाल में जो भी इस वक्त परिस्थितियां पैदा हुई हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, हमारी मदद आपके साथ है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी मुझे बताइए कि इस वक्त चुनौतियां क्या हैं, क्या परेशानियां हैं और जो राहत बचाव कार्य इस वक्त ग्राउंड पर दिख रहा है वो कितना तत्पर आपको महसूस होता है? जी, पूर्णिमा जी प्रणाम और सभी दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम। अ, पूर्णिमा जी, इस आपदा ने जो तबाही मचाई है उसका पूरा आकलन अभी शायद संभव भी नहीं हो। बस्तियां उजड़ी है, सड़कों और पुल बह गए हैं, ऊर्जा परियोजनाओं और दूसरी महत्वपूर्ण संरचनाओं पे को भारी नुकसान हुआ है। कई परिवार अभी भी अपने प्रियजनों की तलाश में की खबर का इंतजार कर रहे हैं और लोगों को भीतर स्वाभाविक रूप से डर और असुरक्षा है क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लेकिन इस त्रासदी में के बीच एक सकारात्मक बात भी सामने आई है। पूरा नेपाल एक साथ और नेपाल की पड़ोसी भारत जो साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, वो एक सकारात्मक बात ही है। राजनीतिक दलों ने अपने मतभेदों को पीछे रखकर सरकार के साथ सहयोग का संकल्प लिया है। नागरिक समाज और स्वयंसेवी संगठन सक्रिय है। मेरे खुद के दल नेपाली कांग्रेस जो अभी प्रतिपक्ष भूमिका में है, वो कल से लगातार अपने प्रतिनिधियों को उस क्षेत्र में हटाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को परिचालन करने का काम कर रहे हैं, सुरक्षा जनों को सराहने का काम कर रहे हैं और जो परिवारजनों अपने प्रियजनों को तलाश कर रहे हैं उनको भी ढूंढ निकालने का, ट्रेस आउट करने का, कांटेक्ट करने का काम सभी हो रहा है। सुरक्षा बल दिन रात बचाव में लगे हैं और आम नागरिक भी अपना क्षमता के अनुसार मदद कर रहे हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण, मैं जस्ट 1 मिनट की बात रख लेता हूँ कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। चीन की ओर से भी अपस्ट्रीम एरिया में बोलिए ना, आपको संभावित सेकेंडरी फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय की जानकारी के अनुसार ऊपर बने एक बैरियर लेक में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर, उसको आप लगभग 8 से ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के बराबर पानी है करके भी अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए इसमें हमें केवल एकता और राहत से अभी क्षण के संतुष्टि नहीं होना चाहिए। अगर ये आपदा हाल के दशकों की सबसे बड़ी आपदों में बदल रही है तो हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की पूरी व्यवस्था पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। बिल्कुल। कल्याण रावत जी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुशील कुमार हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं वाडिया इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर रूपेंद्र कुमार हैं, प्रोफेसर डिजास्टर मैनेजमेंट जेएनयू के। हरीश ठाकुर हैं, नेपाल के एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब से थोड़ी देर में भारत नेपाल मीडिया एसोसिएशन के सीनियर एडवाइजर हैं काजिम अत्रे साहब, वो भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कल्याण रावत साहब, मैं इसीलिए समझना चाहती हूँ कि जब पड़ोसी मुल्क में इस तरीके की आपदाएं आती हैं तो जाहिर बात है कि चिंता अपने देश को लेकर भी होती है। नेपाल और दूसरी तरफ जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं और जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, हमने पहले भी चर्चा की, हमें कहीं ना कहीं एक संतुलन तो सर बिठाना होगा और ऐसी आपदाएं हमें एक चेतावनी के तौर पर देखनी चाहिए। लेकिन यह संतुलन तय करने की स्थिति में आज की तारीख में कौन है? हाँ, ये मैं तो सबसे पहले नेपाल की इस आपदा पर उन लोगों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और इस समय वास्तव में नेपाल बहुत बड़ी त्रासदी पे है और ये हमारा एक मानव धर्म है कि हमें इस समय उनकी पूर्ण मदद करनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम हमारा एक रहा है, पूरे भारत का अपना आदिकाल से एक को रहा है, ध्येय वाक्य रहा है। और इस समय भी हम खड़े हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पहल करके वहाँ ये राहत पहुँचाई है। और मैं समझता हूँ कि ये नेपाल की जो इसमें त्रासदी आई है, ये त्रासदी पूरे हिमालय के लोगों के लिए एक चेतावनी है
और इस चेतावनी को हमें समझना चाहिए। भारत भी उसी हिमालय का एक अंग है और भारत का जो हमारा जो सीमांत क्षेत्र हैं, इसके लिए भी यहाँ भी बहुत सारी हमारी समस्याएँ इसी प्रकार से हैं। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसका सबसे बड़ा असर इस समय हिमालय पे पड़ रहा है। और उत्तराखंड की जब मैं बात करता हूँ, तो उत्तराखंड में हमने भी यहाँ अभी 2-3 त्रासदी को देखा है, चाहे वो जोशीमठ की ऋषिगंगा के हो, चाहे केदारनाथ की आपदा हो, ये सारे हिमालय से उपजी हुई त्रासदियाँ हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में हमें भी सचेत रहना होगा। ग्लेशियल लेक जिस तरह से बन रही हैं और आउटब्रस्ट हो रही हैं, ये आने वाले समय के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। आज नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी आई है और ये त्रासदी हिमालय के ग्लेशियल लेक से आई है, जो ब्रस्ट हुई है वहाँ। और उस प्रकार से इतना बड़ा शायद ही हिमालय के क्षेत्र में इतनी बड़ी त्रासदी कभी आई होगी कि इतने बड़ी जो नुकसान हुआ है और लोगों की जान माल भी गया है। कई सारे यहाँ जो बिजली के उत्पादन क्षेत्र थे वो भी खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे पुल बह चुके हैं और लोगों की जानें गई हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत अंदर तक झकझोर देती हैं। तो हिमालय वासियों को अब समझना चाहिए कि हिमालय की जो प्रकृति है, हिमालय के जो वो है, उसको किस तरह से हम उसके साथ व्यवहार करें और उस अपना हमें भी अब अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। हिमालय से जो छेड़छाड़ हम कर रहे हैं, उसके साथ हमें उस सामंजस्य से बैठाना होगा। हमारे उत्तराखंड में भी कई ग्लेशियल झीलें बनी हुई हैं, जिनका कि वाडिया इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे अध्ययन किया है। उन्होंने भी चेतावनी दी है कि बहुत सारी ग्लेशियल झीलें हैं, ए ग्रेड की हैं, बी ग्रेड की हैं, सी ग्रेड की हैं और जिनसे हमें भी खतरा भी सामने दिखाई दे रहा है। भूकंपीय क्षेत्र भी हमारा ये हिमालय बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो ऐसी स्थिति में हमें नेपाल के साथ और हिमालयी राज्यों के साथ एक वो करना पड़ेगा, अपना एक संपर्क बनाना पड़ेगा, एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो हैं आपस में मिल करके इन आपदाओं से लड़ सकें और ये एक नीति बने, पूरे हिमालय की एक नीति बने। इसमें हमारा ये नहीं कि कौन सा देश क्या है, कैसा है, हमें ये नहीं देखना। हमें पूरे हिमालय और मानव समाज को देखना है कि हिमालय की जो त्रासदी है इसको हम कम कैसे कर सके हैं। हम मिलजुल करके हिमालय को बचाने की बात करें। जी हरीश ठाकुर साहब, भारत की तरफ से तत्काल सहायता पहुंचाई गई है नेपाल, और ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल के रिश्तों में हमने बीते कुछ वक्त में राजनयिक उतार चढ़ाव भी नहीं देखे हैं, वो उतार चढ़ाव भी हमने देखे हैं, लेकिन भारत की इस पहल को और नेपाल में पहुंचाई गई इस मदद को नेपाल की जनता एक ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन से ऊपर किस तरीके से देख रही है? जी पूर्णिमा, नमस्कार। नमस्कार सर। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ these environment disasters and just a student of political science. I would convey कि भाई ये जो त्रासदी है, भारत ने हमेशा साउथ एशिया में अपने सारे नेबर्स को पॉजिटिव एक एटीट्यूड से डील किया है। और ये जो अभी रिसेंट एपिसोड है, ये कोई नया नहीं है। हिमाचल में, उत्तराखंड में वी हैव बीन विटनेसिंग दिस फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। मेरे ख्याल से एक डेकेड हो गया। और ये जो मुझे याद करवाता है ये नेपाल का एपिसोड, इट इज क्वाइट सिमिलर टू द वन दैट हैपेंड इन हिमाचल इन लॉन्ग बैक इन 2004। अब इसके कॉजेज क्या हैं? वो ग्लोबल कॉजेज हैं और रीजनल कॉजेज हैं और स्टेट्स के एडमेंसीज हैं जिन वजह से ये चीजें हो रही हैं। उस पर मैं बाद में आऊंगा। असल बात ये है कि पार्चू में एक बार 2004 में जुलाई अगस्त में लैंडस्लाइड आया ह्यूज, और पार्चू रिवर ब्लॉक हो गया उससे। और उसके ब्लॉक होने के बाद दैट रिवर ओरिजिनेट्स इन इंडिया इन हिमाचल एंड गोज इनटू चाइनीज टेरिटरी एंड देन रिवर्ट्स बैक इनटू इंडियन टेरिटरी समवेयर इन कॉरिक। तो वो चाइना की टेरिटरी में लैंडस्लाइड हुआ, वो लैंडस्लाइड था, यहाँ पे एवलांच आया है। जो अभी तक की खबर है कितनी पुख्ता है वो, इसमें अर्थक्वेक की भी बात नहीं है। कहते वो जब जिस वक्त वो एवलांच ने ब्लॉक किया और वो गिरा, उस वक्त जो ह्यूज एक मूवमेंट हुआ है, शायद उसी से वो अर्थक्वेक जनरेट हुआ है। वो दैट हैज टू बी सीन, वो बात की बात है। तो पार्चू में ये हुआ कि इट गेव इंडिया टाइम टू थिंक ओवर के पार्चू जो ब्लॉक हुआ है, वो रिवर पार्चू रिवर ब्लॉक हुई है, उसको कम से कम 20-25 दिन लगे। बहुत बड़ा डैम बन गया था एंड चाइना केप्ट ऑन इन्फॉर्मिंग इंडिया के भी बहुत ज्यादा
वहां पे पानी जमा हो गया है, तो अकॉर्डिंगली इंडियन साइड में 65 विलेजेस खाली कर दिए गए और ये सारा अरेंजमेंट हुआ उस तरीके से। एक जो म्यूचुअल एक क्रॉस बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग और एक मैनेजमेंट थी इंडिया ने, उसके इमीडिएटली बाद चाइना के साथ एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म भी बनाया था ट्रांस बॉर्डर 2006 में।